मैंने इस वीडियो को इस तरह तैयार किया है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे 30 मिनट को अगर आराम से अगर आप देख लेते हैं तो क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर संपूर्ण क्रांति आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर, मेरा इतना विश्वास है इस वीडियो पे। और आप एंड में थैंक यू ज़रूर बोलोगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, ये वाला जो है गद्य खंड का है चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति। इसके बारे में लेखक परिचय तथा इसके संपूर्ण अर्थ का जो समरी होता है उसके बारे में, मेन पॉइंट के बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो संपूर्ण क्रांति है जो चैप्टर है, ये वाला क्या है, पाठ की कौन सी विद्या, संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ये संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण है, मतलब हिस्टोरिकल स्पीच है, जो किनके द्वारा दिया गया था, जो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 5 जून 1974 को दिया गया था। और कहाँ दिया गया था ये भी पूछा जाता है। तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। इस बात को आप नोट्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाता है इनके लेखक कौन है, तो अभी बताया जैसे मैंने कि इनके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। बचपन का नाम इनका क्या है? बचपन का नाम इनका बाउल है। बड़े होने पे किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो बड़े होने पे इनको जेपी नाम से जाना जाता था। और अपनी जन पक्षधारता के लिए किस नाम से इनको जाना जाता? तो अपनी जन पक्षधारता के लिए इनको जाना जाता लोकनायक। जन पक्षधारता का मतलब लोगों की आवाज़ों को रखने के लिए, लोगों की आवाज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनको किस नाम से जाना गया था? तो लोकनायक के नाम से जाना गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। इनका जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था इनका? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, भी आया है। जन्म और मृत्यु दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। जन्म इनका कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ था, मतलब जन्म कहाँ लिए थे? तो जन्म जो लिए थे उस गांव का नाम है सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा जो गांव है वो कहाँ है? तो यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। कौन सा गांव? सिताब दियारा गांव, जहाँ जेपी नारायण पैदा लिए थे, जिनका वहाँ पे जन्म हुआ था। इनके माता जी का नाम क्या है? इनके माता जी का नाम फूल रानी है। इनके पिताजी का नाम क्या है? हर्षोदय। ये दोनों में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव एकदम पक्का आता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी आए हैं। माता जी का नाम क्या है? फूल रानी। पिताजी का नाम क्या है? हर्षोदय। इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनका पत्नी का नाम क्या है? तो इनका जो पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी के बारे में भी बताया गया थोड़ा सा कि प्रभावती जो देवी है वो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री है। मतलब कि अगर इनको रिलेशन में किया जाए तो ससुर इनका हुए कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद। या इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री का नाम क्या है? तो प्रभावती देवी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी आ सकता है कि प्रभावती देवी कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थे। ये भी इनका अगर एजुकेशन की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए, तो इनका जो आरंभिक शिक्षा हुआ घर पे हुआ। अधिकतर लेखक का जो आरंभिक शिक्षा होता है, प्रारंभिक शिक्षा होता है, वो घर पे ही होता है। तो इनका जो आरंभिक शिक्षा वो घर पे हुआ। फिर उसके बाद क्या हुए? पटना कॉलेजिएट, पटना में दाखिल हुए, मतलब पटना के कॉलेज में एडमिशन लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद असहयोग आंदोलन के कारण शिक्षा अधूरी छोड़ी। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज़्यादा बच्चे को यहाँ पे घुमाने के लिए दिया जाता है कि मतलब जयप्रकाश नारायण है जो शिक्षा अधूरी क्यों छोड़ दिए थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के कारण। और इनकी शिक्षा और अमेरिका यात्रा की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। अमेरिका, वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन्सिन, मेडिसन आदि विश्वविद्यालय से एमए, बीए, एमए मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा प्राप्त की। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है कि जेपी नारायण हैं जो अमेरिका गए थे कब, मतलब शिक्षा प्राप्ति के लिए कब गए थे अमेरिका? तो 1982 ईस्वी में गए थे। किस लिए गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। वहाँ से किस मतलब कौन चीज़ की पढ़ाई किए? तो बीए किए, एमए किए, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा प्राप्त किए। इन सारे पॉइंट्स को एकदम से आपको लिख लेना, नोट्स कर लेना।
उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जेपी ने मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो इसका जो आंसर होगा अमेरिका से हुआ। अभी यहाँ पे लिखा हुआ BUA में मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, अमेरिका से। और कब गए थे अमेरिका शिक्षा प्राप्ति के लिए जेपी नारायण, तो 1922 ईस्वी में गए थे। इस ऑब्जेक्टिव को एकदम रट जाना, मतलब इस ऑब्जेक्टिव को रट ही जाना है। उसके बाद यहाँ पे अब बात किया जाए अगला पॉइंट की, तो माँ की अस्वस्थता यानी तबीयत खराब के कारण PhD नहीं कर सके और देश लौट आए। मतलब कि अगर यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जेपी नारायण PhD क्यों नहीं कर पाए, तो इसका जो आंसर हो जाए क्या हो जाए, माँ की अस्वस्थता के कारण, मतलब माँ का तबीयत खराब होने के कारण। अब फिर उसके बाद फिर अपना देश भारत लौट आए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ इनकी कृतियाँ की बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि जयप्रकाश नारायण की कृतियाँ इनमें से कौन से है। तो ये आपको यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। उसके बाद यहाँ पे अगर इनकी बात किया जाए सम्मान और पुरस्कार के बारे में, इनको क्या मिला था, कब मिला था, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता कि 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा समाज सेवा के लिए। और इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में। एक और सवाल यहाँ पे आता है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में। और किस लिए मिला था, तो समाज सेवा के लिए मिला था। इस पॉइंट को एकदम याद रखना है। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो इनके मरने के बाद 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित हुए। इनका मृत्यु कब हुआ था, अभी जैसे मैंने बताया 1979 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पे इनको भारत रत्न कब मिला, 1998 ईस्वी में। तो इनको भारत रत्न कब मिला था, मरने के बाद मिला था। इनको 1998 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। भारत रत्न इनको कब मिला था, 1998 में मिला था। इस पॉइंट को भी याद रखें। सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई फालतू सवाल नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका राजनीतिक जीवन की बात किया जाए, तो 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ये भी आता है कि मतलब जेपी नारायण है कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे, 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर अगला है पॉइंट कि 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार जेल गए थे। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि जयप्रकाश नारायण पहली बार जेल कब गए थे और किस लिए गए थे, तो 1932 ईस्वी में जेपी पहली बार जेल गए थे। और किस लिए गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गए थे जेल। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। सारे के सारे पॉइंट आपको नोट्स करते जाइए। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये भी पॉइंट ऐसे है। इन्होंने मतलब किस पार्टी के गठन में भूमिका निभाई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो फिर 1939 और 1943 में भी जेल गए थे। मतलब कि जेल बहुत बार गए थे। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण 1932 के बाद जेल और कब गए थे, तो 1939 में भी गए थे, 1943 में भी गए थे। उसके बाद इनको ये वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है ऐसे, ये पॉइंट है, इनको 1932 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। तो जयप्रकाश नारायण को मतलब विशेष प्रसिद्धि कब मिली थी, 1942 को मिली थी। ठीक है। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो आज़ादी मतलब देश आज़ाद 1947 में हुआ था। उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए थे। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान कब दिए थे, 1952 ईस्वी में दिए थे। उसके बाद 1954 में भी विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। ये ऑब्जेक्टिव आता है। ये इस पॉइंट के बारे में बच्चा लोग बहुत कम जानता है, बहुत कम यहाँ पे बात होता है, इसीलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। 1954 ईस्वी में विनोबा भावे के किस आंदोलन से जेपी नारायण जुड़े थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोदय आंदोलन। और सर्वोदय आंदोलन जब हुआ था 1954 ईस्वी में, तो किसके साथ जुड़े थे, तो विनोबा भावे के साथ जुड़े थे। कौन जुड़े थे, जेपी नारायण जुड़े थे। इस पॉइंट को सारे के सारे पॉइंट्स को नोट्स करते जाना है आपको। और उसके बाद अगला पॉइंट की बात किया जाए तो 1974 में छात्र आंदोलन का जेपी नारायण ने नेतृत्व किया था। ऑब्जेक्टिव में आता है कि जेपी नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो 1974 में ईस्वी में किया था। 1974 ईस्वी में जेपी ने क्या किया था, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनको फिर आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। फिर से जेल गए। कब गए थे, 1975 ईस्वी में। आपातकालीन जब लगा था 1975 ईस्वी में, तब जेपी नारायण जेल गए थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी जी को ब्रिटिश के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में नासिक जेल में रखा गया था।
इस पॉइंट को भी अगर ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिया तो जाता कि जेपी नारायण को ब्रिटिश के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नासिक जेल में रखा गया था। मतलब कौन सा जेल में रखा गया था और क्या रखा गया था, तो 1930 में रखा गया था। और कौन सा जेल में, नासिक जेल में। तो अगले पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी जी को कई जेलों में रखा गया था, लेकिन सबसे पहले प्रमुख रूप से इन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। इस जेल का नाम क्या है, हजारीबाग सेंट्रल जेल। इस पॉइंट को भी याद रखेगा। उसके बाद क्या है, जेपी जी संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। तो जेपी जी नारायण है वो कौन सा नारा दिए थे, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और कब दिए थे, 5 जून 1974 को दिए थे। और 1974 को दिए थे, कहाँ दिए थे, पटना के गांधी मैदान दिए थे। कौन सा नारा था, संपूर्ण क्रांति था। इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। पॉइंट की बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा याद रखना कि जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता था, तो अमेरिका का दलाल कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था, इसके बहुत सारा रीज़न है, जिसमें से एक रीज़न वो है कि वो अमेरिका में पढ़ने गए थे। और बहुत सारा रीज़न है, जिसमें एक रीज़न ये है कि वो अमेरिका पढ़ने गए थे। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी जी ने 1974 ईस्वी में 7 आंदोलन का नेतृत्व किया। ये तो अभी मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में 7 आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद अगला पॉइंट की बात किया जाए तो 7 आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जेपी जी की स्थिति बुढ़ापे और बीमारी वाली थी। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जब जेपी नारायण मतलब 7 आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो इनकी स्थिति कैसी थी, तो क्या होगा, बुढ़ापे और बीमारी वाली थी। ठीक है। उसके बाद दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद का मूल उद्देश्य है। ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट को इसको याद रखना पड़ेगा। ये वाला सब्जेक्टिव में काम देता है। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद का मूल उद्देश्य है। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक कहा जाता था। अपनी जन परस्परता के लिए जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव आता है कि जयप्रकाश नारायण 1924 ईस्वी में क्या बने थे, तो मार्क्सवादी बने थे। और 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, तो लेनिन की मृत्यु भी हुई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। कहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, तो हमको पूरा सब कुछ के लिए तैयार रहना कि 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। और क्या हुआ था, तो लेनिन का मृत्यु हुआ था। लेनिन के बारे में इतिहास में पढ़ना है। और अगला पॉइंट की बात किया जाए तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए जेपी जी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता कि इनको सर्वोच्च पुरस्कार किस लिए मिला था, तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख लिखने के लिए इनको मिला था। कौन सा अवार्ड, सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो इनके संरक्षण में एक राजनीतिक पार्टी बनी थी। उस पार्टी का नाम क्या, जनता पार्टी। इनका संरक्षण में एक पार्टी बना था, उस पार्टी का नाम क्या है, जनता पार्टी। ठीक है। अगला पॉइंट के बाद विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने आप को झोंक दिया। ये ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता, लेकिन इस सब्जेक्टिव में काम देता है कि विदेश से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो भारत आए तब वह कौन सा संघर्ष में अपने आप को झोंक दिए, तो कौन सा संघर्ष होगा, स्वाधीनता संघर्ष में अपने आप को झोंक दिए। ठीक है। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। ये वाला सब्जेक्टिव में काम देगा कि जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखे या फिर जयप्रकाश नारायण कौन थे, तो ये वाला पूरा के पूरा आपको कॉपी पेस्ट एकदम कर देना, एकदम पूरा के पूरा। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। ये वाला सब्जेक्टिव में आता है। ठीक है। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जेपी ने विनोबा भावे के किस आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई थी, तो कौन सा आंदोलन हो जाएगा, भूदान आंदोलन। और इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, अभी जैसे बताए सिताब दियारा गाँव। सिताब दियारा गाँव कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ। ठीक है। आगे अगला पॉइंट की बात करते हैं तो संपूर्ण जो भाषण ये वाला है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस किताब में है, तो जन मुक्ति किताब में। ये जो संपूर्ण क्रांति का जो हम भाषण अभी पढ़ रहे हैं ये किस किताब में है, तो जन मुक्ति किताब में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट
जब जेपी बिल्हौर अस्पताल के लिए रवाना हुए थे तो जाते समय मद्रास के 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ये ऑब्जेक्टिव आता कि जब जेपी कौन से अस्पताल जा रहे थे, तो बिल्हौर हॉस्पिटल जा रहे थे, बिल्हौर अस्पताल। और कितने जाते समय मद्रास में कितने दिन के लिए रुके थे, तो कितने दिन के लिए रुके थे, 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए किसके साथ रुके थे, तो अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ईश्वर अय्यर के साथ रुके। और कहाँ रुके थे, तो मद्रास में। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना, मेन पॉइंट है, सारे के नोट्स कर लेना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं। तो अगला पॉइंट की बात करते हैं, देश के जवानों को गुलामी की शिक्षा दी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि देश के जवानों को जेपी नारायण के अनुसार देश के जवानों को कैसी शिक्षा दी जा रही है, तो कौन सा शिक्षा हो जाएगा, गुलामी की शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो अगला पॉइंट की बात किया जाए तब क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो दिनकर जी को जब दिल का दौरा पड़ा यानी हार्ट अटैक आया, तो जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयाने का जो क्या है, इंडिया एक्सप्रेस से मारे था, रात को 3 मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल पहुंचा थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है 2-3 तरह से। पहला ऑब्जेक्टिव कि दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक किनको आया था, तो दिनकर जी को आया था, ये तो पता है, दिनकर जी को आया था। तो जब दिनकर जी को हार्ट अटैक आया था तो उनको रात में हॉस्पिटल कौन पहुंचाए थे, तो रात में हॉस्पिटल कौन पहुंचाए थे, राम जी गोयाने का। कौन पहुंचाए थे, राम जी गोयाने का, राम जी गोयाने का, इस नाम को याद रखना। और अगला ऑब्जेक्टिव यह आता है कि राम जी गोयाने का कौन थे, राम जी गोयाने का कौन थे, तो राम जी गोयाने का कौन थे, इंडिया एक्सप्रेस के मालिक थे। इंडिया एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, तो राम जी गोयाने का। यह ऑब्जेक्टिव आता कि इंडिया एक्सप्रेस के मालिक कौन है, तो राम जी गोयाने का हो जाएगा, ठीक है। अब अगला ऑब्जेक्टिव यह आता है कि राम जी गोयनका ने दिनकर जी को कितने मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाया था, तो कितने मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट हो जाएगा, 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाया। और कौन सा हॉस्पिटल पहुंचाया, मतलब कौन सा अस्पताल पहुंचाया, तो विलिंगडन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम ने पहुंचाया, विलिंगडन नर्सिंग होम ने। अब किसने पहुंचाया, तो रामनाथ जी गोयनका ने पहुंचाया, दिनकर जी को जब हार्ट अटैक आया था तब। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो हमको बताना यूथ फॉर डेमोक्रेसी किसने कहा था, ये वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी कहा था। अगला पॉइंट की बात किया जाए तब जनवरी 1921 ईस्वी में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था। तो ये ऑब्जेक्टिव किस तरह से आता है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस स्ट्रीम के विद्यार्थी थे, तो क्या हो जाएगा, साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी थे और ISC के विद्यार्थी थे। और कहाँ थे, पटना कॉलेज के विद्यार्थी थे। पटना कॉलेज में किस चीज़ के, ISC के। और कब थे, 1921 ईस्वी में, जनवरी 1921 ईस्वी में किस चीज़ के विद्यार्थी थे, ISC साइंस का विद्यार्थी थे। ये जब आप बुक पढ़ोगे तब उसमें लिखा हुआ पूरा साफ तरीक़े से कि मैं जब साइंस का विद्यार्थी था। तो अगला पॉइंट की बात करते हैं। जेपी ने बिहार विद्यापीठ में ISC का परीक्षा पास की, ISC की परीक्षा दी, सॉरी। तो जेपी ने बिहार विद्यापीठ में ISC की परीक्षा दी। वह ऑब्जेक्टिव में आता है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ दिया था, तो बिहार विद्यापीठ में। कौन सा कहाँ दिया था, तो बिहार विद्यापीठ में, बिहार विद्यापीठ में, ठीक है। आगे अगला पॉइंट की बात किया जाए तब क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट, इन्हें अमेरिका जाने का प्रेरणा स्वामी सत्यदेव से मिली। ये वाला ऑब्जेक्टिव 100% भी आया, 100% भी आया। इसको आप रट लीजिए कि अमेरिका जाने का प्रेरणा किनसे मिला था, स्वामी सत्यदेव से। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी गेस, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, ये वाला ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा कि जेपी नारायण किनके प्रेरणा के द्वारा अमेरिका गए थे, तो स्वामी सत्यदेव। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, इनके पिता हर्षुदयार क्या थे, तो नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, उसके बाद नॉन गैजेटेड ऑफिसर थे। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनके पिता गैजेटेड ऑफिसर थे या फिर नॉन गैजेटेड ऑफिसर थे। तो हम लोग का क्या मानना है, गैजेटेड ऑफिसर थे, गैजेटेड ऑफिसर। तो जेपी के जो पिता है वो क्या थे, नॉन गैजेटेड ऑफिसर थे, ठीक है। अब किस विभाग में काम करते थे जयप्रकाश नारायण के पिता, नहर विभाग में काम करते थे, नहर विभाग। उसके बाद नहर विभाग में करते थे, और नहर विभाग में वो क्या थे, तो नहर विभाग में वो जिलादार थे। नहर विभाग में जिलादार के बाद वो क्या बने थे, तो इनके पिता नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद वो रेवेन्यू असिस्टेंट बने थे, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम।
अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी को अमेरिका का दलाल कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अमेरिका में पढ़े थे। ये एक रीजन हुआ। और अगर इसके दूसरा भी कारण है अमेरिका का दलाल क्यों कहा जाता है, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी है कि वो कहाँ पढ़े थे? अमेरिका में पढ़े थे, इसलिए उन्हें अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, एक इस पाठ में एक नारा दिया गया था। क्या दिया गया था? उस नारा का नाम क्या है कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई है। इस बात को भी आपको याद रखना, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम करता है। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई तार। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई तार। ठीक है। अगला पॉइंट की बात किया जाए तब अमेरिका के सुसाइड पाउडर में जूता साफ करते थे। जब अमेरिका को पढ़ने गए थे तो इनके संघर्ष के बारे में इस बुक में बताया गया है कि वो गए थे तो वो जूते साफ करते थे, कभी रेस्टोरेंट में काम करते थे, कभी ये काम करते थे, सभी अपने दोस्त के साथ आते थे। तो कौन सा पाउडर में जूते साफ करते थे? तो सुसाइड पाउडर। ये वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण कौन से पाउडर में जूते साफ करते थे? तो सुसाइड पाउडर में जूते साफ करते थे। और कहाँ करते थे? अमेरिका में करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो जेपी ने बीए पास कहाँ से किया था? तो ये तो अभी हम बताएं कि जेपी ने बीए, एमए और मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो अमेरिका से प्राप्त किया था। बीए हो जाए या फिर एमए हो जाए, ये दोनों कहाँ से किए थे? तो अमेरिका से किए थे। इसीलिए तो शायद इनको अमेरिका का दलाल कहा जाता था। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि ये 1924 यानी लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। वो क्या बने थे? मार्क्सवादी बने। ये पॉइंट तो शायद मैंने बता दिया अभी लगता है। जयप्रकाश नारायण 1924 ईस्वी में क्या बने थे? मार्क्सवादी बने थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में बने थे। ठीक है। और ये भी आ सकता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला इस चैप्टर में एक बुर्जुआ क्लास के बारे में दिया गया है। बुर्जुआ क्लास के बारे में, तो इसके बारे में हमने एक डिफिनेशन लिखा, उसके थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, वे लोग जिनके पास पैसा, फैक्ट्री, बिजनेस, जमीन, संसाधन होते हैं और जो दूसरे से काम करवा के पैसा कमाते हैं, ये लोग बुर्जुआ क्लास कहलाते हैं। तो बुर्जुआ क्लास किसे कहा जाता है ये मैंने बताया। जैसे ये लोग अमीर, जैसे सेठ हो गया, एकदम मालिक हो गया, मालिक टाइप, इसी को बुर्जुआ क्लास कहा जाता है। बुर्जुआ क्लास का होता है अमीर या पूंजीपति वर्ग, इसी को बुर्जुआ क्लास कहा जाता है। ऐसे इस बुक में डिफिनेशन नहीं दिया गया, लेकिन हम ऐसे खुद से लिख दिए। आगे अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी 1974 के कांग्रेस सरकार को अंग्रेज से भी खराब बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जेपी जो है 1974 के किस सरकार से भी बदतर इस सरकार को बता रहे हैं? तो कांग्रेस सरकार से कांग्रेस सरकार को अंग्रेजों से भी बदतर बता रहे हैं। मतलब जो पहले वाला अंग्रेज हम लोग पे रूल करता था, शासन करता था, उससे भी बदतर बता रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार अंग्रेजों से भी बदतर है। ठीक है। 1974 के कांग्रेस सरकार को अंग्रेजों से भी बदतर बताया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है। आगे, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? सदानंद जी। ये बड़ा ऑब्जेक्टिव आता है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? सदानंद जी। सदानंद जी क्या है? तो फ्री प्रेस के मालिक है। फ्री प्रेस के मालिक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित जी। ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आया है, इसको तो जरूर नोट्स करिएगा आप। ठीक है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित जी। उमा शंकर दीक्षित जी। ये भी आ सकता है उमा शंकर दीक्षित जी को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ठीक है। अगला पॉइंट, जयप्रकाश नारायण पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना क्या मानते थे? अपना बड़ा भाई मानते थे। जयप्रकाश नारायण किसको अपना बड़ा भाई मानते थे? तो जवाहरलाल नेहरू को, चाचा नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण क्या मानते थे? अपना बड़ा भाई मानते थे। ठीक है। अगला पॉइंट, 1974 में सर्वोदय आंदोलन में गया या बिहार गए? तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि 1954 ईस्वी के सर्वोदय आंदोलन में जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? तो गया गए थे। गया जिला मतलब बिहार गए थे। 1954 के सर्वोदय आंदोलन में गए थे। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से किन किन बातों में मतभेद था? जेपी नारायण को पंडित जवाहरलाल नेहरू से किन किन बातों में मतभेद था? तो पहला क्या हो जाएगा? तिब्बत के मामलों में। दूसरा क्या हो जाएगा? चीन के मामलों में। तिब्बत के मामलों में और चीन के मामलों में जेपी नारायण को किससे मतभेद था? तो जवाहरलाल नेहरू से मतभेद था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीन के धोखा देने के 2 वर्ष के बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई। ये ऑब्जेक्टिव बहुत रेयर केस में पूछ सकता है, अगर अंदर पूरा क्वेश्चन अंदर से दिया जाए तब कि चीन के धोखा देने के कितने साल के बाद नेहरू चाचा की डेथ हो गई थी? तो 2 साल के बाद। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। ठीक है।
2 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। कब? चीन के धोखा देने के बाद। उसके बाद अगला पॉइंट की बात किया जाए तो जेपी नारायण दल विहीन लोकतंत्र चाहते थे। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में मैंने पढ़ा बहुत बार कि जेपी जो नारायण है वो कैसा लोकतंत्र चाहते थे, तो क्या हो जाएगा? दल विहीन लोकतंत्र चाहते थे। कैसा लोकतंत्र चाहते थे? तो दल विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। और अगले पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें पूछा जाता है कि दिनकर जी का पूरा नाम क्या है? तो दिनकर जी का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और अगला पूछा जाता है बेनीपुरी जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? रामवरीश बेनीपुरी। इनका पूरा नाम क्या है? रामवरीश बेनीपुरी। रामवरीश बेनीपुरी, ठीक है। और अगला ये जो मेन ऑब्जेक्टिव इसमें से आता है बहुत ज़्यादा, इस बुक मैंने गेस पेपर और साथ में क्वेश्चन बैंक में से देखा। दिनकर जी का जो कविता है उर्वशी, ये कब आया था? 1961 ईस्वी में आया था। और इसको इस तरह से पूछा जाता है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो किसकी रचना हो जाएगा? दिनकर जी का। और दिनकर जी का पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी का उर्वशी कविता कब आया था? 1961 ईस्वी में आया था, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट, अभी जयप्रकाश नारायण से पहले किसने कविता सुनाई थी? तो ये वाला पाठ में जब आप पढ़ेंगे किताब में तो सबसे पहले इसी को बताया गया कि जयप्रकाश नारायण से पहले किसने कविता सुनाई थी? तो रेणु जी ने सुनाई थी कविता, ठीक है, रेणु जी ने। और इससे रिलेटेड ये सवाल आता है कि रेणु जी ने जयप्रकाश नारायण से पहले क्या सुनाई थी? तो कविता सुनाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो माटी की मूर्ति किसकी रचना है? रामवरीश बेनीपुरी जी का। रामवरीश बेनीपुरी जी का। इससे एक और एडजेक्टिव आता है कि रामवरीश बेनीपुरी जी का जो रचना है, इससे एक और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से रामवरीश बेनीपुरी जी का रचना कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? माटी की मूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माटी की मूर्ति, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट में है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए। साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला पॉइंट में जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? ये बड़ा ऑब्जेक्टिव में आता है, 100% ऑब्जेक्टिव में आता है। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जयप्रकाश नारायण क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को सबसे ज़्यादा ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।